Okay, audible and visible ना? यस सर। Okay. चलो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली इफ यू सी लास्ट क्लास में जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दोस ग्राफिकल वाले क्वेश्चन सब जो किए थे हम लोगों ने, उसके बाद वी हैव एंटर्ड इनटू द डिटेल्ड स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसमें हम लोगों ने दो तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए थे. फर्स्ट वाज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात की थी एंड विच वाज हैविंग अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एंड अ ग्राफ. देन वी टॉक्ड अबाउट कि इफ वी आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूम्ड मोल, देन तो इक्वेशन कैसा दिखेगा. तो जहां सी नॉट बाय सी एट टी दिख रहा था, वहीं पर ए अपॉन ए माइनस एक्स दिख रहा है, वेयर एक्स इज द कंज्यूम्ड मोल, ए इज द इनिशियल मोल ऑफ कंसंट्रेट रिएक्टेंट, है ना. If you see third point, which was very interesting, that I told you that first order kinetics doesn't have memory. What does it mean? तो मैंने बताया था कि if you start at any point, हो सकता है रिएक्शन आधे घंटे पहले से स्टार्ट हुआ हो, but I can mathematically assume any point of time as the initial time, and उसके आगे का फॉर्मूला में I can apply that, and if you see the equation 3 उसमें यही पॉइंट किया था, और उसकी बेसिस पर एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन दिया ही नहीं था, 60 सेकंड बाद का, और उसके बाद फिर 180 सेकंड बाद का दिया था कंसंट्रेशन, एंड वी हैव वर्ड आउट की कैसे इसमें कैलकुलेशन किया जाता है. तो मैंने पॉइंट वन को इनिशियल लेकर उसके आगे के टाइम को टी ले लिया, और फिर वहां से हम लोगों ने कंसंट्रेशन के टर्म में कैलकुलेशन कर लिया. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सेम सीक्वेंस. सी पॉइंट किया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डजंट हैव मेमोरी. डी पॉइंट इज नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्टेंट. Now, if you see degree of dissociation of reactant में क्या करना है? वन मिनट. सर आप म्यूट हो. Yeah, what I was saying कि if I'm writing the reaction like A giving product or products, and initially हम लोग concentration के term में भी बात कर सकते हैं. We can talk in terms of moles also. So if I'm talking about moles, then at time t हम लोगों ने क्या किया था, ये जो consumed mole को x दिखाया था और फिर बोला था this will become A minus x mole. अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है डिफरेंट चैप्टर्स में, पर्टिकुलरली केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में, that this x upon a will become alpha. That means x can be replaced by a alpha, है ना. और इफ यू सी पहले से ही हम लोगों ने x का एक्सप्रेशन निकाल लिया था, एंड x वाज कमिंग 1 माइनस a इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस के टी, है ना. सो इफ आई कैन राइट, अगर हम लोगों ने ऑलरेडी वो एक्सप्रेशन निकाला है विच वाज, so we can write A alpha is equal to A times 1 minus e raised to minus kt, and that's why alpha के लिए we have got a formula, and that formula is alpha is simply 1 minus e raised to minus kt, है ना. And I told you earlier also, जहां जहां e raised to minus kt दिखता है in first order kinetics, we can replace it by 2 raised to minus t by t half, है ना. Sorry, 2 raised to minus t upon टी हाफ, है ना. सो ये दोनों फॉर्मूला बन जाता है अल्फा के लिए, एंड दैट अल्फा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना. इज इट ओके? एनी डाउट? सो दिस इज बेसिकली, अगर तुम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेना चाहो, इफ आई गिव यू टाइम के साथ, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अल्फा, if I simply graph the draw of alpha versus t, see t equals 0 पे e raised to 0 will become 1, so alpha का value was 0, and then धीरे धीरे ये बढ़ेगा, but we know that कि ये रिएक्शन कभी complete नहीं होता है, and that's why it will approach to a constant value of 1, and its variation will be like, it will go like this, है ना. Is it okay? This will be the graph of alpha versus t.
which will never touch 1 because first order kinetics is not completed any time, है ना? It will be completed in t tends to infinity, which is not possible. Is it okay up to this point? Now, इसी में एक और टर्म आता है which is very important. Calculation is very difficult, so तुमसे calculation नहीं पूछा जाता, but formula is important. होता क्या है? We are talking about, मैंने last day भी mention किया था, that we'll be talking about something called average life, mean life और natural life. अभी तक हम लोगों ने first order kinetics में we have seen that the full life of first order kinetics is how much? Can you tell me? What is the full life of first order Infinity. kinetics? It Then is 2. infinite, है ना? So it will never be theoretically completed. Half life का formula देखा था, it was ln2 by k or 0.693 by k, है ना? So that was half life. That means in what time half of the reactants are going to be consumed, है ना? That was the definition of half life. Now I'm talking about average life. अभी simple सा एक देखो, मान लो there are 5 kids मान लो in a room. एक की एज है 5 years, दूसरे की 7 है, तीसरे की 3 है, फोर्थ की, हाँ जी यूशा फिर तू गड़बड़ कर रहा है. मैंने बताया था टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है वो लीनियर ग्राफ नहीं है, इसलिए मैंने दिखाया था कि इट इज एक्सपोनेंशियल कर्व व्हिच विल बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी जीरो ओनली इन इनफाइनाइट टाइम, है ना? ये पूरा डिस्कशन हो चुका है ना? डबल ऑफ हाफ लाइफ वाज फुल लाइफ ओनली इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन व्हिच कंसंट्रेशन विद टाइम वाज अ लीनियर फंक्शन, है ना? बट दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन, है ना? कंसंट्रेशन जीरो होने के लिए टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग. तो मान लो 5 बच्चे हैं और एक और की उम्र है 7 years. Now if I ask you इसका एवरेज क्या हो, so what we do, 5 years का एक बच्चा है, 7 years के 2 बच्चे हैं और 3 years के 2 बच्चे हैं, and then divided by 1 plus 2 plus 2. That is the simple method, है ना? अब ये मैं जो बता रहा हूँ ये हो सकता है एक बहुत ही बड़ा डेटा हो तो उसमें इसी तरह से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज राइट 5 plus 7 plus 3 plus 3 plus 7 by 5, है ना? That we can write. But right now I'm telling you कि if you are having many डेटा पॉइंट्स विद इक्वल वैल्यू नो, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट मल्टीप्लाई तब करते हैं ना व्हेन वी आर हैविंग डिस्क्रीट फंक्शंस और डिस्क्रीट डेटा लाइक 5 7 3 3 7. When you work in terms of a continuous function, you do the integration in place of that multiplication का addition, है ना? summation की जगह integration आ जाता है ना. Okay, so now when we are talking about natural life or mean life और एवरेज लाइफ, अभी जस्ट हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया दैट आफ्टर टाइम टी, ये अल्फा क्या है? अल्फा इज व्हाट? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड इन टाइम टी, है ना? दिस इज फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड in time t. Is it okay? So we can also talk about what is the fraction of reactant molecules survived after time t. Fraction of reactant molecules survived लिख लो, अनकंज्यूम्ड और अनरिएक्टेड लिख लो, या अलाइव लिख लो. दैट इज द सेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, है ना? सो ये जो आएगा ना दैट विल बी 1 minus alpha, and if you calculate that it will be e raised to minus kt. Is it okay? Now we are going to use this fraction. This is the fraction जिसकी लाइफ t है ना, because t टाइम तक वो सर्वाइव कर रहा है. Is it okay? Any doubt in this point? What I told you, fraction of reactant molecules which are consumed in time t is alpha. So fraction of reactant molecules which are unconsumed, unreacted or survived or alive. Alive का मतलब they are not reacted, है ना? They are not consumed. And that's why that will be 1 minus alpha. If alpha is 1 minus e raised to minus kt, so 1 minus alpha will become e raised to minus kt. Is it okay up to this point? Anyone having any doubt? कुछ तो बोलो. नहीं सर, नहीं है ना? So now when we are trying to calculate this
मीन लाइफ, नेचुरल लाइफ और एवरेज लाइफ ना, इसको दिखाने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं, लाइक टी एवरेज आएगा, और वी राइट टी मीन, और वी कैन राइट टी नेचुरल। और एक और एक्सप्रेशन है जो ग्रीक नोटेशन है, उसको बोलते हैं टाओ, कुछ ऐसा लिखा है। ये सारे एक्सप्रेशन इसके हैं। इट डजेंट मैटर, वो जब देंगे तो तुमको लिख के देंगे व्हाट इज दिस टर्म, है ना, सिंबल क्या लिखा है उन्होंने बता के देंगे। बट इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट टी एवरेज ना, और जिसको मैं टॉ बोल रहा हूँ, तो उसके लिए एक पूरा इंटीग्रेशन आता है। देखो, जैसे इसी को रेफरेंस में रखो और बात समझ में आ जाएगी। यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड कि पूरा कैलकुलेट करके बताओ, बिकॉज इट विल बी अ डिफिकल्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई डोंट थिंक अभी तक हुआ भी है वो इतना डिटेल में। सिंपल वाले तुम्हारे करा दिए गए, अभी तक ये वाला शायद नहीं करवाया होगा। सो नाउ बेसिकली नीचे देखो, ये नंबर ऑफ किड्स को मैंने ऐड किया था ना, तो ये फ्रैक्शंस का एडिशन विल गिव यू द टोटल मॉलिक्यूल्स का ये, एंड दैट्स व्हाई नीचे देखोगे हम लोग इसको जीरो से इंफिनिटी तक ई रेज टू माइनस के टी लिखते हैं, और ऊपर जब लिखते हैं ना, तो यहां देखो क्या हुआ, एज इनटू नंबर लिखा है ना, दैट मीन्स टी इनटू ई रेज टू माइनस के टी वी राइट, एंड देन वी राइट डी टी। ठीक है, एंड देन दिस विल वेरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी टाइम। इज इट ओके? ये सिर्फ मैंने बताने के लिए कर दिया है कि ऐसा एक्सप्रेशन दे दे तो देख के डरना मत। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टी एवरेज। नाउ ये पूरी कहानी जो मैंने बताई, ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, बट रिजल्ट इज वेरी सिंपल। रिजल्ट क्या ऐसा आता है, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करोगे ना तो 1/k² आएगा, नीचे वाले का करोगे तो 1/k आएगा, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल इट बिकम्स सिंपली 1/k। इज इट ओके? क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? No, sir. नाउ अब ये देखो, ये अगर मैं रिलेट करना चाहूं ना, इसी से मिलता जुलता टर्म आया था टी हाफ, एंड टी हाफ वाज ln2/k, or we have called it 0.693/k. So we can say it is ln2 into 1/k. So we can say this is ln2 into tau लिख सकते हैं, या टी नेचुरल या टी मीन लिख सकते हैं ना, और we can say this is 0.693 tau. Is it okay? इसी का उल्टा करोगे कि टाउ को अगर मैं टी हाफ के टर्म में लिखूं तो इट विल बिकम 1/ln2 into t half, and that's why it is actually t half upon 0.693, which is very close to 1.44 into t half. साफ साफ दिख रहा है कि टी हाफ से ज्यादा है ये, है ना। टी हाफ में 1 से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन वी वर गेटिंग टाउ। दैट मीन्स परसेंटेज डिसोसिएशन, इफ आई एम ट्राइंग टू गेट एट द एवरेज लाइफ और मीन लाइफ, इट विल बी डेफिनेटली मोर देन 50%, है ना। इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? ये क्लियर है क्या? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. ओके, डाउट में यस बोला तूने यूसा? मतलब डाउट नहीं है। ओके चलो, डाउट नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। मैंने बोला है कि 50% से ज्यादा होना चाहिए डिसोसिएशन का एक्सटेंट, कितना तुम बताओ। एनी आंसर? बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है इसलिए इतनी जल्दी पूछ रहा हूँ। कुछ तो बोलो। तो एक करके बताओ ना। एक ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, आई टेल। सर एक मिनट। हाँ निहार बोलो। अपने पास वही फॉर्मूला ln c नॉट बाय c इज इक्वल टू के टी,
उतने से ही काम होगा, या फिर ln a by a minus x equals kt, उसी से काम हो जाएगा। या इनफैक्ट वी हैड अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा का वैल्यू है ना, अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी देखा हुआ था। फॉर हिंट, बाकी जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फॉर हिंट यू हैव द गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा का एक्सप्रेशन ना, यहीं से तो निकालना है। अब एक अल्फा के दो एक्सप्रेशन मैंने बताए, इफ इट इज कन्वीनियंट कि अगर दिया हुआ टाइम हाफ लाइफ के टर्म में तो वहां से चलेंगे, अदरवाइज अगर लगे कि नहीं टी को के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा हो रहा है तो हम लोग फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेके चलेंगे ना। निहार, आर यू गोइंग टू गिव एनी आंसर? यस चलो सर। हाँ बोलो, हाउ मच यू आर गेटिंग? ओके चलो, गिविंग द सर एक सेकंड। बोल, अब तो बोल, इतना फॉर्मूला लिख दिया, अब तो बता दे। सर 50%। वो तो हाफ लाइफ में आता था ना यूसुफ, कैसे इतना इलॉजिकल बोल सकते हो तुम? हाफ लाइफ में 50% डिसोसिएशन हम लोगों ने बोला था ना, ये तो हाफ लाइफ से ज्यादा का टाइम है, डेफिनेटली नॉट सेम है ना, यस सर यस। है ना, तो 50% कैसे हो सकता है, उससे ज्यादा आना चाहिए, दैट वाज द कंक्लूजन आई मेड इट, है ना। सो यहां से मैं बोल रहा था कि टाउ इज डेफिनेटली ग्रेटर देन टी हाफ, तो यह हाफ लाइफ से आगे का टाइम है, तो डिसोसिएशन 50% से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। हाउ मच विल बी दैट वी नीड टू कैलकुलेट, बट डेफिनेटली वो ज्यादा तो है, कम तो नहीं है, बराबर तो नहीं। सर हाँ बोलो। 63.2। हाँ, कैलकुलेटर चलाया ना? हाँ वो थोड़ा सा। ओके, अगर कैलकुलेटर नहीं चलाना होगा तो कैसे हैंडल करेंगे? दिस इज 1 - 1/e विच इज e -1/e। नाउ e का वैल्यू कैलकुलेटर को पूरा लंबा सा पता है, कुछ नहीं पता है तो हम लोग बोलते हैं e इज वेरी क्लोज टू 2.7, है ना। एंड दैट्स व्हाई इफ यू कैलकुलेट इट, कैलकुलेटर से करोगे तो 6.6321 समथिंग आएगा। अगर तुमने e का वैल्यू एग्जैक्ट 2.7 लेकर कैलकुलेट किया ना, तो यूल बी गेटिंग 0.629 जैसा, तो वेरी क्लोज टू 0.63, ये तो बोल ही सकते हैं। इनफैक्ट अगर आगे मैं बढ़ूं तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। एंड दैट सेज 63.2% मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड, है ना। इज इट ओके? सर एनीवन मुझे हैव? ई के टर्म्स में आ गया था, पर फिर वो ई को क्या पुट कर वो ओके, समझ ई का नहीं। वैल्यू अगर तुमने एक्सपेंशन वगैरह कुछ सीखा होगा तो ई इज लाइक, ई क्या होता है, ई इज 1 + 1 हाँ बाय सर, 1 + 1 अपॉन प्लस, प्लस ऐसा वन। होता है ना। हाँ हाँ, तो इसी का एक्सपेंशन पूरा जब एस्टिमेट करते हैं ना, इट इज वेरी क्लोज टू 2.7 जैसा आता है, ठीक है। ओके, नाउ अभी इतना जानने के बाद रिजल्ट्स आर, जो हम लोगों ने कंक्लूड किया अभी तक, वो ये है कि पहली बात, यही न्यूमेरिकल तुमको बता दे रहा है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल लाइफ और मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, in that time interval 63.21% of the reactant molecules are consumed, or you can say reaction का percentage completion is 63.21%, that's first point। second point जो मैंने बताया, ये tau जो वैल्यू है, it is greater than t half, but because it is 63.21% तो definitely ये 75% से कम है, विल से ये 1 हाफ लाइफ और 2 हाफ लाइफ के बीच का टाइम, बीच में कहीं, एग्जैक्ट बीच नहीं कर रहा हूं बट बीच में कहीं तो लाई करेगा ना। सो डेफिनेटली we are writing that in this time, in one natural life, we are having, if you are talking about first order reaction, ये सारी कहानी first order की चल रही है, तो 63.21% of reactant molecules are consumed, and hence we can say extent of completion is 63.21%, and this number is in between 50 and 75%। so that means definitely हम लोग बोलेंगे कि if they are trying to compare the tau ना, तो tau is definitely greater than t 50%, and but it is less than t 75%, है ना। this is 2 half life because this is 2 times t half, this is t half, and this is 1.44 times of t half, है ना। इज इट ओके? तो कभी ऐसा कुछ पूछ दिया कि एवरेज लाइफ कहाँ पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज इन बिटवीन 50% एंड 75%। 75% वाज कंप्लीटेड इन 2 टी हाफ, है ना, वो हम लोगों ने किया है ऐसा। एक और पैटर्न यहाँ पर दे देता हूँ, मान लो
हम लोगों ने पहले भी कहा था सी नॉट से सी नॉट बाय 2, यहां से सी नॉट बाय 4, यहां से सी नॉट बाय 8, यहाँ पे टी हाफ लगता था तो यहाँ पे भी टी हाफ लगता था। दैट्स व्हाई टोल्ड यू कि 75% कंप्लीशन में 2 टी हाफ लगता है ना, यहाँ पे भी टी हाफ एंड सो ऑन ऐसा चलता था। बट इन जनरल आई टोल्ड यू कि किसी भी अगर फ्रैक्शनल से चेंज सेम हो तो टाइम रिक्वायर्ड भी सेम होगा। सो आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, अगर इसको 1/e टाइम्स होने में टाउ टाइम लग रहा है तो नेक्स्ट 1/e टाइम्स होने में भी इसको टाउ टाइम ही लगेगा, मीन टाइम ही लगेगा। अगेन सी नॉट बाय ई क्यूब हो जाने में भी इसको टाउ टाइम लगेगा एंड सो ऑन। सो अगर पूछे 2 नेचुरल लाइफ में कितना टाइम, कितना हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इट विल बिकम सी नॉट बाय ई स्क्वायर। 3 नेचुरल लाइफ में सी नॉट बाय ई क्यूब। इज इट ओके? एनी डाउट? चलो, तो ये कहानी थी तुम्हारी एवरेज लाइफ की। इसमें किसी भी पॉइंट में कहीं भी डाउट हो, मैं स्टार्ट से दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एनी डाउट? इफ यू डोंट हैव डाउट तो फिर एवरेज लाइफ का एक्सप्रेशन पहले तो देख लो, तुमसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। हाँ यूशा बोल। एवरेज लाइफ का वो एक्सप्रेशन एक और समझा सकते हो? ये क्या मैंने बताया, मान लो अगर हम लोग एवरेज निकालने जाते हैं ना तो सेम डेटा पॉइंट जिनका वैल्यू सेम होता है ना उन सबके नंबर को ऐड कर देते हैं ना। मतलब अगर मेरे पास 10 पेन्स हैं और 2 की कीमत है 20 रुपीज, तो मैं 2 × 20 कर लेता हूँ। 3 की कीमत है मान लो 30 रुपीज, तो 3 × 30 कर लूंगा, सबको ऐड करता हूँ। दैट मीन्स जैसे किड्स के एज की बात मैंने बोली, 5 इज एज ऑफ 1 किड, 7 इज एज ऑफ 2 किड, है ना। ईच किड इज हैविंग 7 years। तो ऐसा करके हम लोगों ने क्या किया, एज में नंबर ऑफ पीपल विद दैट एज को मल्टीप्लाई किया। इज इट ओके? हम लोगों ने क्या बोला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिमेन विच आर सर्वाइविंग आफ्टर टाइम टी इज दिस। तो दिस इज लाइक नंबर ऑफ किड्स, एंड इतने नंबर ऑफ किड्स का एज कितना है तो उसका टाइम टी है, उसका एज टी है, बिकॉज टी टाइम तक वो सर्वाइव किया है। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द नंबर ऑफ किड्स, दिस इज द एज ऑफ किड विद दैट नंबर। ओके, तो ये मल्टीप्लाई किया ऊपर। नीचे क्या किया हम लोगों ने, 1 + 2 + 2, दैट मीन्स इंडिविजुअल जो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं ना उनका समेशन लिया, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस वन और उसका इंटीग्रेशन किया है। बट अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग अ वेरी इजी कैलकुलेशन विच इज गिविंग यू टी एवरेज का वैल्यू 1/k। ठीक है? इज इट ओके? एनी डाउट? उसके बाद हम लोगों ने एक कैलकुलेशन के थ्रू ये कंक्लूड किया था कि पहली बात तो डेफिनेटली फॉर्मूला से ही दिख रहा है, 1/k इज 1.44 times of t half, and that's why it is more than t half, and that's why we are saying ki it is more than half life. So percentage of reactant molecules which will be consumed in one natural life is definitely more than 50%. How much is that? So we have calculated that as very close to 63%. We'll say इतना डिजिट में याद नहीं रखना है, कभी कहेगा तो कैलकुलेट कर लेना। बट अगर ई का नंबर दिया हुआ है 2.7 तो उसे 0.629 जैसा आता है, which will be approximately 0.63। अगर तुम कैलकुलेटर से ई का वैल्यू डालोगे तो 0.6321 एंड समथिंग और गोइंग ऑन ऐसा दिखेगा। तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 63% ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड, ओनली 37% आर रिमेनिंग। इज इट ओके? सो मैं बोलूंगा तो क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखना है एकदम हमेशा कि क्या पूछा है, कंप्लीशन पूछा है या रिमेनिंग पूछा है। कंप्लीशन इज 63%, so the remaining reactant molecules which are surviving even after one natural life is 37%। ठीक है? ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कि सर्वाइवल पूछ रहा है या कंज्यूम्ड पूछ रहा है। और उसी में मैंने लास्ट में ये पॉइंट बताया कि जैसे सेम फ्रैक्शनल चेंज के लिए हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में सेम टाइम चाहिए होता है, जैसे हाफ होने के लिए टी हाफ चाहिए होता है, वैसे 1/e टाइम्स होने के लिए रिएक्टेंट को एक नेचुरल लाइफ लगेगा, नेक्स्ट 1/e टाइम्स होने में फिर से वन नेचुरल लाइफ विल बी टेकन, है ना। सो दैट वाज द पैटर्न आई वाज गिविंग। सो इफ दे आर आस्किंग यू 2 नेचुरल लाइफ में कितना हो जाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वी सी नॉट बाय ई स्क्वायर हो जाएगा। तो कंजम्पशन कितना होगा, दैट वी कैन कैलकुलेट सी नॉट माइनस सी नॉट बाई ई स्क्वायर, है ना। इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? Yes. चलो, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट
जनरली किसी रिएक्शन को देखकर यू कांट प्रेडिक्ट दैट वेदर इट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जनरली particularly if they have not mentioned कि reaction is elementary ले लिया तो coefficient becomes the order. But if they have not mentioned it that it is an elementary reaction, then we can't say कि coefficient will be definitely the order. It may be, it may not. And that's why कुछ कुछ बकवास बुक्स में इंक्लूडिंग योर मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे ना, कहीं कहीं दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब अपने को सपना नहीं आएगा तो कुछ रट्टा वाले पॉइंट में दे देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो मैं दे देता हूँ. उसमें से एक सिर्फ याद रखना है, बाकी सब अपने आप तुमको कैलकुलेशन में और क्वेश्चंस में दिखते रहेंगे. आई गिव यू 4-5 एग्जांपल्स ऑफ reactions which are following first order kinetics. So like if you see H2O2 का decomposition in aqueous phase is considered to be first order kinetics. Gas phase decomposition of some molecules like I have shown you N2O5 का decomposition और azomethane का decomposition in gas phase reaction is called first order kinetics. आइसोमेराइजेशन जैसे तुम्हारे पेस वालों के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. एंड इफ यू सी चारों रिएक्शन जो होंगे ना वो आइसोमेराइजेशन वाले, मतलब एरो के लेफ्ट में भी एक आइसोमर होगा, राइट में भी उसी का दूसरा एक आइसोमर होगा. तो चारों ऑप्शंस देखोगे राइट आंसर्स लिखे हुए. वी आर सेइंग कि आइसोमेराइजेशन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन ये तुमको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एक पूरा चैप्टर पहले केमिस्ट्री में भी बनता था. अब केमिस्ट्री वालों ने क्या किया है उसको, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री ना, तो अर्लियर आल्सो इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ जेईई मेंस, बट इट वाज द पार्ट ऑफ जेईई एडवांस एज अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. वो हटा दिया गया लास्ट टाइम में क्योंकि इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री. न्यूक्लियर फिजिक्स इज स्टिल देयर. आई थिंक एनसीईआरटी में भी बहुत सारे चेंजेस आए, देख लेना एक बार. मोस्टली इट विल बी देयर. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में यू लर्न अबाउट रेडियो एक्टिविटी, and we say that radioactivity also follows first order kinetics, and that's why जितनी चीजें यहाँ पढ़ी है ना सब उधर भी applicable होगा. I'll just given you the comparison here. जैसे एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या है, यहाँ हम लोग जो K बोलते हैं ना, कंपेरिजन क्या क्या है. यहाँ हम लोगों ने जिसको C नॉट बोला ना, वहां वो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल बोलेंगे N नॉट. यहाँ जिसको हम लोगों ने C बोला है वो बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम T. जिसको हम लोगों ने यहाँ के बोला है, जिसको हम लोगों ने रेट कांस्टेंट बोला है, वो उसको लैम्डा बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये टर्म में फर्क है. यहाँ जिसको हम लोगों ने रेट बोला है वहां उसको वो एक्टिविटी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी. दीज आर द मेन डिफरेंसेस. तो हाँ सर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन भी फर्स्ट ऑर्डर होता है. हाँ, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो देखेंगे आगे. तो बट उसमें क्या होता है, उसमें चीजें बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो रहा हाँ है. तो दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. यस. सो यहाँ पे ये देखो क्या होगा, जैसे वहां पर R वॉज इक्वल टू K टाइम्स C बोलते थे ना, दिस विल बिकम लैम्डा टाइम्स N. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस. एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. फॉर अ गिवन न्यूक्लियाई इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ the number of nuclei, temperature, pressure, or use of any catalyst. This will change with the temperature and use of catalyst. But radioactive disintegration में या radioactivity में lambda का value is fixed. Like carbon 14, ये जो मैंने जैसे यहाँ दिखाया C14 के लिए जो उसका half life होता है, that is around 5700 years, and that is a fixed value irrespective of temperature, use of catalyst, or pressure, or number of nuclei you are taking. दैट नंबर इज फिक्स्ड. तो हाफ लाइफ फिक्स है, इसका मतलब कि उसका लैम्डा फिक्स है. बिकॉज हाफ लाइफ की बात जैसे हम लोगों ने वहां की थी, टी हाफ वाज ln2/k होता था. देखो यहाँ टी हाफ इज ln2/लैम्डा. ठीक है. बट दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन, इट डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और कैटलिस्ट. जबकि रेट कांस्टेंट जो हमारा केमिकल रिएक्शन का है, दैट विल बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज वेल एज यूज ऑफ कैटलिस्ट. इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? यस सर. चलो तो ये कहानी की है. हाँ जी, जरा ऊपर जाइए ना. एक मिनट. कितना ऊपर? हाँ बस एक मिनट. और अब वो रेडियो एक्टिव वाला बता दीजिए.
हाँ सर, थैंक यू। Sure. Okay, so these were the few important points related to first order kinetics. अब जरा और डिटेल में जाते हैं. ओके, यूसा उसको रहने दे. ठीक है सर। चलो, हाँ, सो बेसिकली अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज अगेन रिलेटेड टू प्रैक्टिकलिटी और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. फेवरेट टॉपिक बनता है जेई का. बहुत सारी जगह पर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किए रहते हैं, वो सब मैं दूर कर दूंगा अभी. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. हाँ, कोचिंग के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्योंकि इजियर क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं. बट जेई को हमेशा बहुत बार ऐसा मतलब होता है कि व्हाट इज हैविंग एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ और विच इज हैविंग एन एक्सपेरिमेंटल context. ठीक है, so now I'll just give you an example, then I'll give you the definition of this pseudo first order or pseudo unimolecular reaction. मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A plus B giving C, and if I take 1 mole of A and if I have taken 10,000 mole of B, I'm just giving you an example. पहले इसको समझेंगे और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे. मान लो आफ्टर टाइम T1 इसका 0.1 मोल कंज्यूम हो गया तो ये 0.9 मोल बचेगा. What will be the moles of B? तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। बट नंबर क्या रहेगा अगर एग्जैक्ट भी बात करें? 99.9 9 और ये 0.1 बन जाएगा. अगर मैंने किसी टाइम T2 में बोला कि ये अब 0.1 मोल बचा है, दैट मीन्स 0.9 हैज बीन कंज्यूम्ड, तो इसका भी 0.9 विल बी कंज्यूम्ड एंड इसका रिमेनिंग विल बी दिस मच. एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. मान लो हम लोगों ने बोला ये 0 बचा, तो भी ये 9999 बच रहा है ना, और इसका 1 बन गया. देखो ना, जब इसका 10% कंज्यूम हुआ तो इसका जो परसेंटेज कंजम्पशन है वो काफी कम दिख रहा है ना, दैट इज 0.001, ऐसा कुछ परसेंट आ रहा है. इफ आई से इवन इफ इट इज 90% कंज्यूम, उस समय भी उसका देखो बहुत कम कंज्यूम हुआ है ना, 0.009% जैसा. इफ आई से इसका 100% कंज्यूम हो गया तो भी उसका देखो आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 1 कंज्यूम हुआ है, विच इज 0.01%. इज इट ओके? सो कैन वी से practically or experimentally concentration of B is remaining constant? तो मान लो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसका एक्चुअल रेट जो है ना, अगर मान लो इसका एक्चुअल रेट में ऐसा दिखाऊं K इंटू A रेज टू 1 B रेज टू 1, मान लो ऐसा कुछ रेट था. सो नाउ वी आर सेइंग दैट ये B जो है ना वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा रहता है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी डू ना, we make it like some K dash into A raised to 1, and where we say K dash is a new constant which is equal to the actual rate constant into concentration of B raised to 1. Is it okay? So now यहां से यह क्या दिख रहा है? What is the order of this reaction? यहां से 2. सेकेंड ऑर्डर है ना, so this is second order. सर पर Actual, हाँ जी. सर पर वो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा ना, क्योंकि बी का प्रैक्टिकली नो चेंज हो रहा है. हाँ, तो एक्चुअल ऑर्डर आई एम आस्किंग कि एक्चुअल ऑर्डर क्या है. इफ आई सी इट केयरफुली इट इज डेफिनेटली सेकंड ऑर्डर, वन इन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वन विद रिस्पेक्ट टू बी. बट ये देख के दिस इज आवर प्रैक्टिकल ऑर्डर और ऑब्जर्व्ड ऑर्डर. इफ आई आस्क यू व्हाट विल द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर हियर, मान लो मैंने बी एक्सेस में नहीं लिया तो फिर ये नहीं आता ना, तो एक्चुअली तो सेकंड ऑर्डर का है, बट ऑब्जर्व्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 ओनली. And why is that? Because one of the reactant is remaining constant or almost constant, है ना? And that's why we are talking about practicality or observation point of view. Is it okay? So basically what we are saying, there are many reactions in which if one of the reactant is in large excess or is remaining constant, then definitely उसके value को practically or observation point of view से we can consider it to be constant. And when we are taking constant,
तो order with respect to that reactant will disappear in the observed rate. Is it okay? And that's why the observed order will be less than the actual order. बात समझ में आई क्या? ऐसे रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो सम ऑर्डर का रिएक्शन बोलेंगे, एंड अगर ऑब्जर्व्ड ऑर्डर 1 आया जैसे इस केस में आ रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. क्लियर पॉइंट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, जो sir. पॉइंट मैंने बोला है वो मैं लिख देता हूं. इन अ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट is kept constant or is taken in large excess, then the observed order of reaction is lower than the actual order of reaction. If the observed order is 1, then we call it pseudo first order or pseudo unimolecular reaction. Is it okay? Yes, sir. दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं इसके जो तुमको याद रखना है, लेकिन उसमें जाने से पहले आई गिव यू अ क्वेश्चन. चलो जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ. सर पहला केस एलिमेंट्री वाला है क्या? In all these cases we have considered a plus 2b giving c to be the elementary reaction. देखो क्वेश्चन में लिख दिया हाँ. है ना. And it is not asking you actual order, it is asking you something called observed. फर्स्ट का बताओ. Okay, Nishita is saying 2. Okay, so if you see, if it is an elementary reaction, तो in general इसका rate जो मैं लिखूंगा that will be k into a raised to 1 into b raised to 2. So if they are asking you the actual order, तो हम लोग क्या बोलेंगे? Actual order is how much? 2. 2. Why 2? 1 plus 2 ना. A का 1, B का 2, तो total is 3 ना. Is it okay? Now, if I'm talking about A being used as a solvent, solvent is always considered to be in large excess, है ना? Whatever will be solvent, ना, that is considered to be in large excess, and that's why जब मैं observed rate की बात करूंगा ना, तो मैं लिखूंगा this will become R is equal to K dash into B. A चला गया उधर ही, so it is having remaining part is B raised to 2, and that's why we'll be writing where this K dash is K times A raised to 1. A is the solvent है ना first case. Okay, so जो solvent है वो large excess में है, वो that is remaining almost constant, and that's why K becomes K dash into that thing, है ना. यूसा क्यों आगे भाग रहा है? तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो करना. Okay, sir. चलो ये क्लियर है सबको. So that's why with this expression, if I ask you observed order क्या है, क्या बोलोगे? It 2. will be only this one है ना, so 2 बोलेंगे सर. Similarly, if B is solvent, तो B is in large excess है ना. If B is in large excess, तो then we can modify the rate as K double dash ऐसा बोल दे रहा हूँ मैं, and then B का term disappear हो जाएगा in observed rate,
where we'll say K dash, K double dash is actually K times P raised to 2. Now, if they're asking you observed order, we'll write simply 1. And the last one, none of the A and B is in large excess because ऐसा कुछ mention नहीं है. Water, which is something different than A and B. If water is solvent, then we'll write the actual order as the order of observed order. है ना? We'll still write this thing, and that's why even if they are asking you observed order, it will be equal to actual order in this case, and that is 1 plus 2, that is 3. Is it okay? Any doubt? Yes. Sure. अभी जो मैंने बोला कि there are two reactions which you are supposed to know that they are pseudo first order reaction. ऐसे होते बहुत सारे हैं, but ये दोनों mentioned हैं, ये दोनों पूछे जा सकते हैं. So the first reaction is the acid catalyzed hydrolysis of ester. Ester with water will form acid and alcohol. RCOOR dash. This is called ester. और इसी की हाइड्रोलिसिस से वी आर फॉर्मिंग, ये एक्चुअली रिवर्सिबिलिटी आती है बट अभी के लिए अब तो नहीं मान रहे, RCOOH plus R dash OH. This is acid, this is alcohol. तो ester on hydrolysis gives you acid plus alcohol. अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ देखोगे तो वो आता है ऐसा. बट बिकॉज एसिड कैटलाइज्ड है, देखो ये ना तो मैंने लेफ्ट में लिखा है ना राइट में लिखा है, तो दिस इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो एसिड विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इट विल कम आउट ऑफ द रिएक्शन. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट. अदर देन देयर इज जस्ट वन रिएक्शन जो मैं इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा. पॉलीमराइजेशन में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस अकर्स अराउंड द कैटलिस्ट, बट वो तुमको 11th-12th के लेवल पे नहीं है. मैं जब जॉब में गया था तो सीखा. ठीक है, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट में, तो वहां पे पॉलीमर कम रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात हुई थी. एंड देन वी लर्नड देयर दैट देयर वाज सम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैटलिस्ट आल्सो पर सेकंड और पर आवर. एंड देन वी रेज द क्वेरी विद द कंसल्टेंट. तो उन्होंने बोला था कि पॉलीमराइजेशन इज नॉट सिंपल केमिकल प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट आता है जाता है, इट रिमेन्स अनकंज्यूम्ड नेट. बट पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस विल अकर अराउंड द कैटलिस्ट, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि देयर विल बी सम कंजम्पशन विद टाइम फॉर द कैटलिस्ट आल्सो. दैट्स वन. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है कि दिस इज सिंपल प्रोसेस इन विच H plus will go in the reaction, it will come out of the reaction chemically unchanged. That means H plus गया और H plus निकल के आ गया. So there is no net change in the concentration of H plus added at the start of the reaction, and that's why ये जो K into H3O plus है उसका देखो एक नया K dash बना दिया, where K dash is K into H3O plus. Is it okay? So actual order तो 2 आ रहा था, but observed order की बात करेंगे where H plus का concentration is considered to be constant, then we will say कि it will be a pseudo first order reaction. Is it okay? अब Yes. इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे. एक पॉइंट क्वालिटेटिव नेचर का है, 2 पॉइंट क्वांटिटेटिव भी बन सकते हैं. तो पहला पॉइंट जो बनता है वो ये है कि इफ यू सी, हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है, एक्चुअल ऑर्डर तो उसका सेकंड था, बट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट जो यहाँ बन रहा है ना, दैट इज K डैश व्हिच इज K into H3O प्लस. तो ये K डैश जो है ना, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द मीडियम, बिकॉज इसमें H3O प्लस आ रहा है ना. सो अगर मैंने बोला K डैश एट pH इक्वल्स 2 पे, अगर मान लो मैंने बोल दिया K1 है, एंड K डैश एट pH इक्वल्स 3 पे. सर हाँ जी, सर 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं? 1 मिनट जस्ट. हाँ सर. हाँ बोलो. हाँ सर. ओके, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि मान लो इसमें अगर तुमको न्यूमेरिकल कहां से बनेंगे, मान लो इन वन केस आई हैव गिवन यू K डैश विद pH at 2, that is K1, and K dash at pH equals 3, that is K2.
देन इफ आई आस्क यू, बताओ जरा K1/K2 कितना होगा, तो दोनों के एक्सप्रेशन में K आएगा इनटू, पहले वाले केस में 10⁻⁻² आएगा एंड दूसरे वाले केस में K इंटू 10⁻³ आएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज 10 टाइम्स. इज इट ओके? सो दैट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. या फिर बोलेगा सेम मोल्स ऑफ HCl डाला और सेम मोल्स ऑफ H2SO4 डाला, तो H2SO4 विल बी गिविंग यू मोर नंबर ऑफ H प्लस, है ना, with the same moles of H2SO4 or HCl. So that's why if they are asking you किसमें रेट ज्यादा होगा, ये रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व रिएक्शन का ज्यादा हो जाएगा, we'll say the one in which H plus का concentration is more will have greater value of rate constant, है ना, and I am talking about K dash not K. Is it okay? Clear a point? सेकेंड पॉइंट, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इसमें. अभी तक हम लोगों ने देखा था ln C0/C इज इक्वल टू KT लिखते थे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K की जगह सिर्फ K' लिख देंगे, वेयर K' इज नथिंग बट K इंटू H3O प्लस. इज इट ओके? एंड उसके बाद वो जितने सारे ट्रिक थे ना फर्स्ट ऑर्डर के, दैट हाफ होने में जितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट हाफ होने में उतना टाइम लगेगा, ऑल दोस ट्रिक्स विल बी वैलिड, है ना. सो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ऑब्जर्व्ड हाफ लाइफ की बात करता हूं, तो दैट विल बिकम ln2 अपॉन K डैश, है ना, और विल से 0.693 अपॉन K डैश. दैट वी कैन आल्सो अप्लाई. इज इट ओके? एनी डाउट? थर्ड पॉइंट विच इज अ क्वालिटेटिव पॉइंट. मैंने अभी जब एस्टर के हाइड्रोलिसिस की बात की थी, मैंने पर्टिकुलरली ऑलरेडी आई मेंशन्ड दैट इट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, not simply hydrolysis, because hydrolysis can be acid catalyzed, it can be base catalyzed also. If I'm talking about base catalyzed hydrolysis, देखो ना, one of the product of this reaction is RCOOH, which is a carboxylic acid. OH minus बैठा नहीं रहेगा, it will also react with that acid, and that's why RCOOH will not be the product, RCOO minus will become the product with the net consumption of OH minus, है ना. क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन, अगर मैंने रिएक्शन लिखा, पहला स्टेप ये था RCOOR' plus H2O, if it gives you RCOOH plus R-OH, OH minus सिर्फ कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा, इट विल रिएक्ट विद दिस ऑल्सो टू फॉर्म RCOO minus, and that's why there is net. यहाँ तो देखो, यहाँ पर ये कंज्यूम नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, बट यहाँ पर ये कंज्यूम हो रहा है ना, and that's why OH minus is not only catalyzing the reaction, it is net reactant for the reaction also, and that's why जो order आएगा that will remain K into OH minus into RCO, and that's why it will net be a second order reaction whether they are asking you observed or the actual. It will not be called a pseudo first order reaction. Clear क्या? Yes. दूसरा जो एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड, कहने को तो उसको बोलते हैं हम लोग inversion of sucrose, but that is also actually acid catalyzed hydrolysis of sucrose. वो कैसा होता है and why we are calling it inversion of sucrose. Inversion of sucrose में देखो, reaction is simple, it is simply acid catalyzed hydrolysis of ester, hydrolysis of sucrose, which is going to give you glucose plus fructose. Formula same hai, but they are not exactly same compounds, they are isomers. And if you see why we are calling it inversion of sucrose, but उसमें जाने से पहले जो अभी तक चीजें सीखी थी वैसी ही चीज है. देखो, K into H3O plus आता है, H plus is the catalyst, and that's why we make it a common constant K dash, where K dash is K into H3O plus, and that's why actual order तो 1 plus 1 2 था, but observed order becomes 1, where K dash has become the new rate constant. और इसमें भी वही फिर से इक्वेशन वगैरह सेम यूज करेंगे, but right now I want to discuss why it is called inversion. If you see, I have written it. अभी आइसोमेरिज्म में तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. इट इज अबाउट, देखो लाइट का नॉर्मल जो हम लोग कहते हैं ना, कि नॉर्मल उसका जो
oscillation होता है, that occurs in all the directions. When it is passed through something called Nicol prism, then it becomes one dimensional oscillation, that is called plane polarized light. ठीक है, इतना अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, उसको अगर किसी सब्सटेंस के थ्रू क्रॉस करवा दिया, इट कैन हैव क्लॉकवाइज रोटेशन, इट कैन हैव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है, डेक्स्टर वर्ड जो होता है उसका मतलब राइट होता है लैटिन में, तो इसलिए वो राइट और लेफ्ट की तरह सोच सकते हो, नॉट एग्जैक्टली, इट विल बिकम सब्जेक्टिव इशू, तुम किधर से देखते हो. सो बेसिकली इट सेज कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया उसका तो सब्सटेंस विल बी कॉल्ड लीवो रोटेटरी. यहाँ जो 3 सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने वहां देखो लिखा दिया तुमको कि सुक्रोज एंड ग्लूकोज आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी. नाउ इफ आई आस्क यू, मान लो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, what was present at the start of reaction? Other than water, what is the only substance which is present at the start of reaction? What is the substance? Sucrose. Sucrose only, है ना? And that's why sample will have what type of nature? Dextro होगा या लिवो होगा? सिर्फ डेक्स्ट्रो होगा, because there is just sucrose only, है ना? And that's why it will be dextro rotated. Now जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तीनों सब्सटेंसेस आएंगे, but I'll go to the extreme of the reaction, that means completion of reaction, which will be taking infinite time theoretically. But if I'm talking about ki on completion, on theoretical completion of reaction, what are the substances present? That you tell me first. On completion of reaction, what substances will be present? Will sucrose be present? No. नहीं ना, वो तो पूरा कंज्यूम हो गया. Will glucose and fructose be present? Yes. क्या दोनों के मोल्स बराबर होंगे? हाँ. क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट बराबर है और पहले से कुछ था नहीं, तो दोनों जब भी बनेंगे तो इक्वल मोल्स में बनेंगे. That means we are going to have an equimolar mixture of glucose and fructose. Is it okay? Yes. So what will be the net optical rotation? Will it be dextrorotatory, levorotatory, or zero rotation? Zero rotation. Zero. Zero. How many of you agree? Anyone else having any answer other than zero? So at the end, na. At the end, I'm asking. If I'm having an equimolar mixture of glucose and fructose only, रशिया और यूक्रेन भिड़ेगा तो कौन जीतेगा? Ukraine. यूक्रेन. यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा, बट यू आर सेइंग दैट वन कंट्री वर्सेस अनदर कंट्री, तो हमेशा मैच क्या टाई होता है क्या? हो भी सकता है, बट आई एम सेइंग कि क्या हमेशा टाई होगा? नहीं ना. अब बताओ, यूशा भिड़ेगा अगर मान लो क्रिस से, कौन जीतेगा? अभी तो मैं कहने को तो बोलूंगा ना, एक लड़का एक लड़के से लड़ रहा है, बट इज इट नेसेसरी कि दोनों में बराबर की फाइट ही होगी? What will the point which will matter in the fight of two guys? The strength and strategy and stamina and all those things है ना, सब मैटर करेगा. बट इट इज नॉट श्योर ना कि एक एक से लड़ेगा तो दोनों, क्योंकि नंबर में बराबर हो गए तो जो बिकॉज दोनों इक्वल हैं तो दोनों बराबर पे ही रहेगा, टाई होगा ना. दैट इज नॉट नेसेसरी. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ना. द होल point of discussion was कि if you are having an equimolar mixture of glucose and fructose, nature of one is dextro, another is levo, but you can't say that with equal moles दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे ना, ये नहीं कह सकते ना. बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन पर मोल का मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज नॉट सेम. So even if they are having same mole in this sample, net rotation, net optical rotation will not be zero. It will have some value. Now, if I tell you the magnitude is greater for fructose than glucose, now what will you say on completion of reaction? What will the nature of the reaction sample? Dextro or levo? एक मिनट फिर से फ्रक्टोज के ऑप्टिकल रोटेशन पर मोल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है देन ग्लूकोज, लीवो, तो इट विल बिकम लीवो, है ना. Is it okay? So what is happening when we have started the reaction?
sucrose was only present other than water and H plus. So we are talking about only sucrose, glucose and fructose right now. So sucrose was only present and its nature was dextrorotatory, and that's why we'll say the whole sample is dextrorotatory. Is it okay? On completion of reaction, we don't have any sucrose, but we have equimolar of glucose and fructose. But fructose is having greater magnitude for the optical rotation per mole, and that's why even with equal moles of glucose and fructose, the net nature of the optical rotation with this sample will become levorotatory, है ना? Clear है? तो start किया dextro से, end कहाँ पे हुआ? Levo. Levo पे. तो there is net inversion of the optical rotation of the sample. Is it okay? And that's why we are saying कि when we are calling it inversion of sucrose, it is actually the inversion of the nature of optical rotation when reaction gets completed, theoretically completed. Clear the point? Is it okay, everyone? Yes. चलो, तो इसी पॉइंट को ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, वो सब मैं दिखा देता हूँ. जितना समझाया वो बात समझ में आ गई है तो फिर ये काम कहानी आसान हो गई, और ये इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं. इसका एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखने वाले हैं और उस समय ये सब डिस्कशन काम आएगा. सो बेसिकली दो पॉइंट जो मैंने रेज किए यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट वाज दैट इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन सैंपल इज डेक्स्ट्रोरोटेटिव बिकॉज ओनली सुक्रोज वाज प्रेजेंट. On completion or we'll say on theoretical completion of reaction, you are having equimolar mixture of glucose and fructose, but because magnitude of optical rotation per mole for fructose is more than that for glucose, and that's why the whole sample becomes net levorotatory. And we observe from start to end, if you compare, there is inversion in the optical rotation of the reaction mixture sample, and that's why we are calling it inversion of sucrose, because of inversion in the nature of optical rotation. Initially it was dextrorotatory, finally it has become levorotatory. Is it okay? Yes. दूसरा पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जैसे वहां पर k डैश इंटू एस्टर लिखा था ना पहले वाले केस में, यहाँ देखो, यहाँ k डैश इंटू एस्टर जैसे लिखा था, वैसा ही यहाँ k डैश इंटू सुक्रोज का कंसंट्रेशन आ जाएगा कैलकुलेशन में, है ना. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी if you want to write observed T half, that will become ln2 by k dash, और will say 0.693 by k dash. और प्रैक्टिकली इसको फर्स्ट ऑर्डर का ही मान के चलेंगे ना, इसको फर्स्ट ऑर्डर लेके ही चलेंगे. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? अभी तक कोई डाउट है क्या? सर, हाँ जी. वो बस इन्वर्जन का एक और बार थोड़ा ऐसे ब्रश कर लो ना, मैं एक कंफ्यूज हो गया उसके फिर से बता रहा हूँ. ऑप्टिकल वाले में. ओके, फिर से बता रहा हूँ मैं. स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज प्रेजेंट? केन शुगर और डेक्स्ट्रो जो भी है. सुक्रोज, है ना, सुक्रोज और केन शुगर. इज इट ओके? यस. एंड नेचर ऑफ सुक्रोज इज व्हाट? Rotation डेक्स gets dextro. At the end, what are the substances present at the end of reaction? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. Equal moles or unequal moles? इक्वल. Equal moles. Equal moles के साथ कौन जीतेगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा ना. मान लो दो इधर से आ गए, दो इधर से आ गए, दोनों भिड़ेंगे, तो जो तगड़ा रहेगा वो जीतेगा. दैट सिंपल थिंग है ना. यस सर. भले ही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मोल्स बराबर हैं, fructose has greater strength in terms of optical rotation per mole. Magnitude of optical rotation per mole is greater for fructose. तो मान लो एक का ग्लूकोज का मान लो x आ रहा था और 1 मोल के लिए x था, और उसके 2 मोल मान लो बनते हैं, तो 2x आएगा. इसका खुद ही 1.5x है, तो माइनस 1.5x इंटू 2 होगा, तो माइनस 3x हो जाएगा ना. तो 2x minus 3x will become minus x. That means जो पहले प्लस साइन था स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में, वो माइनस साइन लेकर आएगा ना. यस. दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या बोला, बीच की बात नहीं करे, बीच में कभी तो जीरो भी होगा. तो स्टार्ट किया था प्लस से, एंड हो रहा है माइनस पे. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ऑप्टिकल रोटेशन जो नेट डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर शो कर रहा था सैंपल, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दैट इज शोइंग लीवोरोटेटरी नेचर, है ना.
Yes. Because it is the inversion of the optical rotation of sample during the reaction, that's why we are also terming it, or we are also giving it a name, that inversion of sucrose is happening. Is it okay? Yes. इन्वर्जन का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल सीधा था उसको उल्टा कर दिया. इन्वर्जन मीन्स हियर द इन्वर्जन इन द नेचर ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. सिंपल. Yes. बस सर इतनी. ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? हाँ जी. ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? फिर से बता रहा हूँ. वो डिटेल करेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पे, बिकॉज थोड़ा सा वो पीछे रह गया, ये आगे बढ़ गया, इसलिए वो थोड़ा क्लैश हो गया. बट नॉर्मली जब हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट का जो है ना, लाइट क्या है एनीवन, व्हाट इज लाइट? फोटॉन्स. पैकेट्स ऑफ एनर्जी. लाइट अगर पार्टिकल नेचर में समझे तो फोटॉन्स, वेव नेचर के टर्म में समझे तो व्हाट इज वेव? सिंपल. व्हाट इज वेव? My point is, when wave is being propagated, I'm talking about propagating wave. If wave is being propagated, what is happening there? मतलब मैंने जैसे मान लो अभी मैं कुछ बोला, चेंज इन मैग्नेटिक तक जा रही है ना, तो what is happening? A disturbance is being created. What type of disturbance? मैग्नेटिक. साउंड में थोड़ी ना मैग्नेटिक होता है. साउंड में मैग्नेटिक? साउंड में क्या चेंज होता है? सर साउंड में डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, एयर में. What type of disturbance? मतलब मीडियम मतलब एयर जैसे है, एयर में क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? What is changing? What mathematical quantity is changing? अरेंजमेंट. Hmm? एम्पलीट्यूड. And what is amplitude? प्लेसमेंट एट ईदर साइड ऑफ द एसएचएम से याद है. बैंड बज जाएगी. Amplitude is a generic term which can have different meaning in different types of waves. When I am saying sound wave, when sound wave is getting propagated, the density of the medium is periodically changing. Is it okay? And that's why amplitude there means the density of the medium. Clear a point? मैं एक Yes. स्ट्रिंग को ऐसा ऐसा करने लगूं ना, तो वी गेट ए स्ट्रिंग वेव. फिजिक्स में आया कि नहीं वेव अभी तक? नहीं सर, नहीं. नहीं बोला. अच्छा ठीक है, आएगा फिर. तो वहां पर क्या बोलते हैं ना, पार्टिकल जो है ना स्ट्रिंग्स के, उनका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, दैट बिकम्स द एम्पलीट्यूड. इज इट ओके? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट वेव, लाइट एज अ वेव, नॉट एज अ पार्टिकल. पार्टिकल बोलो तो फिर फोटोन की कहानी, फोटोन की कहानी. बट व्हेन आई एम सेइंग लाइट एज अ वेव, when light propagates, now we say that the electric and mutually perpendicular electric and magnetic field are getting oscillation. That means they are periodically changed, and that's why ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक इधर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर तीसरा डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. तो वहां पर एम्पलीट्यूड का मतलब है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ ये जो ऑसिलेशन की बात की ना, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन. दैट मींस इट अकर्स इन ऑल द डायरेक्शन फॉर नेचुरल लाइट. इज इट ओके? जो लाइट Yes. हमारे तुम्हारे तक आ रही है, इट कैन ऑसिलेट, और इट्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वेव कैन हैव ऑसिलेशन और चेंज इन एम्पलीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शंस. तो इसको सिंपल लाइट बोला. देयर इज समथिंग कॉल्ड निकोल प्रिज्म. उसके थ्रू जब क्रॉस करवाते हैं ना, तो वो डिटेल पूरा फिजिक्स का पॉइंट बन जाता है. तो उसके थ्रू क्रॉस जब करवाते हैं, तो नाउ इट्स ऑसिलेशन इज हैपनिंग इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है, एंड देन वी कॉल इट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी एक यूनिक रहेगा, और जिसका ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिक हो जाए. दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड. When plane polarized light is like, मान लो उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है टुवर्ड्स द स्क्रीन, ऐसा कुछ अगर आ रहा है, तो वी विल से कि अब जब ये किसी सब्सटेंस के थ्रू गुजरेगा ना, तो हो सकता है वो इधर हो जाए या इधर हो जाए. इज इट ओके? Yes. इफ इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव तो किधर भी नहीं, मतलब जैसा जा रहा है वैसा जाएगा. लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू गुजरता है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी रोटेटेड इन वन ऑफ द डायरेक्शंस. इफ इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, देन वी कॉल द सब्सटेंस एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्टर वर्ड से मैंने बोला राइट हैंड को, राइट को बोलते हैं डेक्स्टर बेसिकली. सो अगर वो क्लॉकवाइज हुआ तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर वो एंटी क्लॉक हो गया तो दैट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी. अगेन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, राइट लेफ्ट, ये सब्जेक्टिव टर्म है. इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कहां से देखते हो. ठीक है, तो दैट्स अनदर पार्ट, बट जनरली ये टर्म बोला जाता है. हैव यू अंडरस्टूड इट?
Yes. तो दैट्स व्हाई जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाएंगे ना, तो व्हेन वी कॉल अ सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव, उसका बेसिस ये बन रहा है कि दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, Okay, sir. अभी समझा सब? हाँ सर. ओके, चलो अब उधर का काम थोड़ा आसान रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाएंगे तो यही सब टर्म मैं बार बार वहां भी पूछता हूँ, वो सब समझेंगे वहां पे, है ना? क्लियर है अभी तक पॉइंट? Yes, sir. चलो, तो ये सेक्शन था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नाउ वी आर मूविंग टू अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स पहले कवर कर देता हूँ, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जे। अदरवाइज देखोगे बीच में कभी कभी डिस्कशन में, इनफैक्ट मैं भी 5-6 साल पहले बीच में ही मैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सीरीज, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब बीच में पढ़ा दिया करता था, विच इज नेसेसरी फॉर दिस कोचिंग्स। बट जेई जो है ना, नॉर्मली उधर नहीं जाता है, उनको इधर से पूछने के लिए काफी पॉइंट बन जाते हैं। तो विल फर्स्ट कवर ऑल दीज पॉइंट्स एंड देन आई विल टेक वन लेक्चर ऑन दोज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन विच आई विल टॉक अबाउट पैरेलल, सीरीज एंड रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, उसमें जाएंगे एंड में। उसके पहले जितने जरूरी पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई, वो पहले कवर कर लेते हैं। So now I am going to talk about something called experimental determination of the rate constant of first order kinetics. What does it mean? मतलब practically if I am performing some reaction in lab or industry, then अगर ऑलरेडी पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालें? रेट कांस्टेंट मिल जाएगा तो हाफ लाइफ मिल जाएगी। तो ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे, या फिर इसी को डिफरेंट मॉड्यूल्स बुक्स में लिखा रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय अदर टर्म्स। ठीक है, दैट मींस अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, एल एन सी नॉट बाय सी इज इक्वल टू के टी, यही लिखते थे ना। तो नाउ आई बी हैविंग, जरूरी नहीं कि हर बार तुम रिएक्शन जब परफॉर्म करवा रहे हो ना, तुम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूरे टाइम ऑब्जर्व करो। बहुत सारे केसेस में अलग अलग प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड वी कैन रिप्लेस द सी नॉट बाय सी इन टर्म्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। ठीक है, बट देयर शुड बी सम बेसिस ऑफ रिप्लेसिंग सी नॉट बाय सी विद दोज प्रॉपर्टीज। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। 4-5 चीजें प्रैक्टिकली मैं 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करूंगा, 3 या 4 का, 4 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करूंगा। बट यू कैन हैव मेनी प्रॉपर्टीज जिसके टर्म में इसकी बात हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने, दैट इज हमारे पास जो इक्वेशन बनता था कंसंट्रेशन के टर्म में, अभी देखो मैं यहां से कैरी कर रहा हूं केटी और के डैश टी, एंड इट इज ऑब्वियस दैट के डैश टी जब लिखूंगा दिस विल बी फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? pseudo first order. वेरी गुड। सो दिस विल बी फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब भी मैं के डैश लिख देता हूं, अदरवाइज इट इज सिंपली केटी। नाउ अभी देखो ये क्या है, सी नॉट बाय सी टी, दैट मीन सी नॉट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी टी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, है ना, यही था। नाउ एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू दिस कंसंट्रेशन टर्म कैन रिप्लेस दिस कंसंट्रेशन टर्म, है ना। मान लो कोई प्रॉपर्टी एक्स है व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू दिस सी, तो वी कैन से ना एक्स नॉट अपॉन एक्स टी विल बी इक्वल टू सी नॉट अपॉन सी टी, है ना। इज इट ओके? क्लियर है पॉइंट? मान लो कोई प्रॉपर्टी है जो कंसंट्रेशन के डबल होने से वो प्रॉपर्टी भी डबल हो जाए, कंसंट्रेशन के हाफ होने से वो प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाए, तो वी कैन रिप्लेस कंसंट्रेशन बाय दैट प्रॉपर्टी। एंड दैट्स व्हाई इफ आई हैव टू रिप्लेस concentration term with that property, I'll write that property or that term should be proportional to concentration term. Let that property be x, then we can write ln x naught by xt is equal to kt. Is it okay? Clear a point? देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लो। Yes. चलो अब एक एक करके देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द मोस्ट फेमस, द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी फॉर गैस फेज रिएक्शन इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ in place of concentration. So basically if I'm talking about pressure, we know that PV equals nRT को मैंने लिख के दिखाया था। गैस स्टेट जिन्होंने मेरे से किया वो तो कर ही रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी जस्ट आई विल शो यू। P can be written as N by V RT, and definitely we are going to use the ideal gas equation. ठीक है,
तो N by V क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम है ना. If V is in liter, then we can also call it molarity, है ना. And that's why we can write P is equal to CRT, where C is the concentration or molarity. Is it okay? Clear a point? देख लो सब, कहीं डाउट है तो पूछ लो. Any doubt up to this point? तो जहां C नॉट बाय C दिख रहा है तो वहां P नॉट बाय P लिख सकते हैं, बट दैट प्रेशर हैज टू बी ऑफ रिएक्टेंट, नॉट द टोटल प्रेशर. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अब ऐसा नहीं कि तुम रिएक्शन करवाओगे तो किसी एक गैस का अलग से प्रेशर तुम प्रैक्टिकली मेजर करते. यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर थ्रू मैनोमीटर, है ना. तो मान लो अब अपने पास कोई रिएक्शन है, यहाँ मैंने बहुत पर्टिकुलरली लिख दिया है दिस शुड बी ऑफ रिएक्टेंट ओनली, तब जाके पीटी एंड पी नॉट बाय पीटी लिखेंगे ना. मान लो जैसे एक फ्रेम करके दिखा रहा हूं मैं. इफ आई एम हैविंग दिस रिएक्शन ए गिविंग बी प्लस सी विद कोफिशिएंट 1 1 1. नाउ आई हैव गिवन यू टोटल प्रेशर, बिकॉज ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब निकल के आएगा. सो नाउ इफ आई से इनिशियल टोटल प्रेशर वाज पी नॉट, at time t the pressure is pt, and at t tends to infinity, that means on completion of reaction. एक और वर्ड आता है, अगेन मैंने बोला है जब मैथ केमिस्ट्री फेल होता है तो वो इंग्लिश यूज करते हैं. दे विल राइट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वेरी लॉन्ग मैथमेटिकली इज इनफाइनाइट. ठीक है. सो इफ दे आर राइटिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, it means on completion of reaction. That means t tends to infinity. Okay. Now, मान लो initially mole of A was A mole. This was 0 and 0. And then after time t, it becomes A minus X mole. बताओ B और C कितने कितने हो जाएंगे? A minus X, A, X और X. ये X और X मोल हो जाएंगे ना. जितना वो कंज्यूम हुआ उतना ही बनेगा, बिकॉज कोफिशिएंट्स आर सेम. बाद में मैं एग्जांपल चेंज करने वाला हूँ, इन विच आई विल बी चेंजिंग द कोफिशिएंट आल्सो. बट आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं. फाइनली t टेंड्स टू इंफिनिटी पे A विल बिकम 0, है ना. व्हाट विल द मोल्स ऑफ B and C? A and A. A and A. So if I simply write total moles, because P total will be directly proportional to total moles, and that is A initially. That is, if you observe it, this is A plus X, and this is 2A. Now, if I have to write somehow, देखो ना क्या करना है. बाद में हर बार अपने को क्या चाहिए ना, A by A minus X को रिप्लेस करने वाला टर्म चाहिए, क्योंकि वही तो आता था, है ना. हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन है K के लिए, that is 1 by T ln C नॉट बाय C तो लिखा था, बट वी कैन ऑल्सो राइट 1 by T ln A अपॉन A माइनस एक्स, है ना. अपने को चाहिए कि A माइनस A अपॉन A माइनस एक्स को कोई तो टर्म रिप्लेस कर दे. अब अपने को चाहिए कि ये कैसे भी मैनेज हो जाए. तो इफ आई वांट टू मैनेज, अगर A चाहिए तो A तो ऊपर दिख रहा है, इनिशियल टोटल मोल्स, है ना. नीचे A माइनस एक्स चाहिए, कैसे आएगा? इन तीनों के टर्म में बताओ, कहीं से भी प्लस माइनस करके कुछ भी एडजस्ट करके. हाउ कैन यू गेट A माइनस एक्स? 2a minus a plus x. Very good. So 2A minus A plus x will give you A minus x, है ना. Is it okay, everyone? Which means, can I write this one as P naught upon either 2P naught or P infinity minus PT? लिख सकते हैं सर, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना. जिस प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन से P naught is proportional to A, with the same proportionality, we'll say PT will be proportional to A plus X and P infinity will be proportional to 2A. Is it okay? Or we can also write this one as, अगर P infinity के टर्म में लिखना है तो this is P infinity by 2, है ना. ये मोल्स आधा हुआ है. This is P infinity minus PT. Is it okay? Yes. चलो
ये हो गया तो फिर आगे का काम आसान है. So if I want to write k, that will become 1/t, whatever time पे जो x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या pt दिया हुआ रहेगा, ln p naught upon 2p naught minus pt. Or if they have given you on completion of reaction, what is the total pressure? If that is given like P infinity, we will write 1/T ln P infinity by 2 upon P infinity minus P. That is another term. अब इसी को अगर ln को log में convert करना है, we can write 2.303 upon T ln P naught by 2p naught minus pt, or you can write 2.303 upon t ln p infinity by log हो जाएगा. सर हाँ जी, पेस में ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था, मतलब क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट अपॉन क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी, ऐसा कुछ बताया था. वो r वगैरह बताया होगा, आगे आऊंगा. कुछ मत रटना, ठीक है. कुछ मत रटना, समझने की कोशिश करना. आई विल गिव यू 3 क्वेश्चन जिसके अलग अलग रिजल्ट्स आए. कुछ मत रटना, जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ गया तो तुम खुद से करोगे. ठीक है, पर वो फॉर्मूला है किसका? मत रटना, जिसका रहेगा आ जाएगा, ठीक है सर. आगे आएगा, घबराओ मत. ओके, अभी जो बताया वो समझ में आया? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? सब लोग क्लियर ना? परम, निहार, कृष्ण, निशिता, युषा, यस सर, क्लियर. सब लोग? Clear, sir. Yes. सर और? क्लियर. परम, सर एक बार स्टार्टिंग से पूरा रीड करना सर. हाँ देख लो, कहीं डाउट है तो पूछ लेना, कोई भी. हाँ सर. ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो क्या करना ना, आप लोग जानते हैं पीवी कॉस एनआरटी, सो विल राइट पी नॉट इज ए इंटू आर टी बाई वी. ऐसा सब जगह लिख दो, अपने आप समझ में आएगा कैसे. ठीक है, एनआरटी बाई वी तो किया था ना, पी टोटल विल बी एन टोटल इंटू आर टी बाई वी. दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम रहे ना, तो वट एवर ऑपरेशन यू आर अप्लाइंग इन द राइट साइड ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, सेम ऑपरेशन यू कैन अप्लाई ऑन द लेफ्ट साइड. इज इट ओके? क्लियर है क्या ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे? क्योंकि इसके आगे हाँ मैं सर. क्वेश्चन एंड यू हैव हाँ टू डू ना. चलो ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, कोई भी रिजल्ट याद मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लिया तो खुद से करोगे और वही काम है. चलो, ये क्वेश्चन दिया है. नाउ माय पॉइंट इज, अनदर पॉइंट विद दिस क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ देखो मोल्स वगैरह लेके किया है ना. यू डोंट हैव टू वर्क ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यू कैन डायरेक्टली वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इफ दे हैव गिवन यू द प्रेशर, है ना. जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना, ए मोल वाज द इनिशियल मोल ऑफ ए. यहाँ देखो ना, बोला इनिशियल प्रेशर इज ए, तो तुम डायरेक्टली प्रेशर में ही काम करो, प्रेशर में ही कंज्यूम करो, प्रेशर में ही फॉर्म भी करो. दैट इज माय पॉइंट विद दिस. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, डायरेक्टली काम करो. आई जस्ट शो यू, एक एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. इफ आई एम हैविंग ए गैस गिविंग 2b गैस प्लस सी गैस, एंड यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर इज गिवन एज 1 atm, तो दैट मस्ट बी द प्रेशर ऑफ ए ओनली, है ना. सो टोटल भी, पी टोटल जो आया है वो भी 1 आया होगा एट 10 मिनट्स. 10 मिनट्स पे टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली हर बार टर्म्स, जरूरी नहीं कि तुम अज्यूम करो कुछ. इफ दे हैव गिवन यू सम नंबर, तो नंबर्स को कैरी कर लो. इफ आई से दिस इज 1 माइनस एक्स, बताओ जरा बी कितना हो जाएगा. ये एटीएम में ही काम कर रहे हैं डायरेक्ट. व्हाट इज द प्रेशर ऑफ बी एट 10 मिनट्स? 2x. 2x है ना. एंड व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सी एट 10 मिनट्स? X. x. x atm. So what is the total pressure? 1 minus 2x. Sorry, Answer. sorry. How much? 1 plus 2. 1 1 plus plus 2x. 2x. 2x है ना. If you add them, this was 1 atm, this is 1 plus 2x atm, and then अगर t tends to infinity की बात करता तो वहां भी चले जाते हैं. जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि ये अगर 0 atm हो गया. सर हाँ जी, हमें 10 पे दे दिया है ना डायरेक्टली, तो 10 हम पे ही लोग दिया ना. 1.4 को इज इक्वल टू, नहीं नहीं, 10 मिनट्स पे ही दिया है. हाँ वही ना, हमें 10 मिनट्स का दे दिया है, तो इसलिए अभी तो 1 किया, plus 2x को डायरेक्टली 1.4 एटीएम से वही इक्वेट करने वाले, कर. वही करने वाले. आई जस्ट वांट टू शो कि मान लो अगर ये इनिशियल ना देकर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कितना प्रेशर हो रहा है वो दे दिए,
तो क्या करने का था, तो हाँ दिस विल सर। बिकम 2 ATM एंड दिस विल बिकम 1 ATM, है ना। सो टोटल विल बिकम 3 ATM। हो सकता है ये 1 ATM नहीं देता, तो फिर उसको पी नॉट लेके चलते, ठीक है ना। जो तुम बोल रहे तो वही काम अभी करने वाले हैं। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो 1 + 2x है ना, दैट इज हाउ मच, 1.4, 1.4। and that's why 2x is 0.4, so x becomes 0.2. Is it okay? now जैसे ही ये आ गया, अभी देखो क्या करेंगे, अगर मेरे को k चाहिए तो दैट इज 2.303 अपॉन टाइम 10 दिया हुआ है, तो पर मिनट में आंसर आने वाला है। देन लॉग हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1 - x, सिंपल, एंड वी नो द x, दिस विल बी इन पर मिनट, so that will be 2.303 upon 10 into log, ये देखो 1/1 - x will become 0.8, so this much, है ना। so this is 0.2303 एंड log 5/4 हो जाएगा, तो log 5 अगर एग्जैक्ट कैल, कभी कभी तो एक्सप्रेशन ही दे देंगे ये, तो log 5/4 जैसा दिखेगा, log 1.25 कर सकते हो, और अदरवाइज इफ यू वांट टू सॉल्व इट, तो log 5 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7, log 4 इज 0.6 per minute. So this will be coming approximately 0.02303, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। क्लियर है तो फिर सेकंड और थर्ड सॉल्व करके बताओ मेरे को। जितना हो सके अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर्स, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली क्वेश्चन में तुमको दिखेंगे। सर वो 0.7 माइनस 0.6 कैसा है आपको? कौन सा? 0.7 माइनस 0.6। log 5 देखो ना, log 5/4 आएगा ना, 1/0.8 को सॉल्व करेंगे तो हाँ log 1/0.8 is log 5/4, हाँ समझ गया। that is log 5 minus log 4. हाँ समझा। log 4 is 2 log 2, so that becomes 0.6. मैं log 10 और 8 ले लिया तो मतलब वही हो गया। हाँ 10 और 8 में भी सेम है, हाँ 1 minus 3 log 2 आ जाएगा, 1 minus 3 into 0.3 is again 0.1. फर्स्ट एंड सेकंड अलग दिख रहा है क्या? हाँ सर हाँ बहुत। क्यों अलग है? ये सर, गिविंग, सॉलिड है, प्रेशर इफेक्ट नहीं हाँ, करेगा। तो ये इसको भूल जाने का है, बिकॉज इट इज सॉलिड। उसके मोल्स तो बनेंगे, बट दैट विल नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर। ओके युषा, यू हैव गिवन मी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, ट्राई करो। सर, मैं भूल गया log 1/, को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। पे जाओ ना, log क्या? 10/6 is log 10 minus log 6, log 10 is 1, ओके ओके सर। है ना। ओके, निशिता हैज गिवन मी सम आंसर।
तक मैं जरा एक क्वेश्चन टाइप कर लूँ. सर मैंने आपको आंसर भेजा. ओके ओके. सर log 3 0.48 होता है ना. हाँ 0.48 अप्रोक्सीमेटली. यस. ओके. काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. कुछ के मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, कुछ के अलग भी आ रहे हैं. ओके लेट्स सी. एक एक करके देखते हैं. इनफैक्ट ये सेकंड वाला जो है ना, ये जो मैंने ऊपर किया है ना, वैसा ही है. व्हाई इट व्हाई इज इट सो? इफ आई से ये सेकंड वाला जो है, दैट इज सेम एज जो मैंने एग्जांपल में करवाया वही है. व्हाई इज इट सो? आई एम सेइंग दैट. एक में देखो ना, बी गैस बन रहा है और सी गैस बन रहा है, दूसरे में टू बी गैस और सी सॉलिड बन रहा है. तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम ना, टोटल गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज बी के सामने टू आ गया और सी सॉलिड हो गया है ना. एंड दैट्स व्हाई इफ आई हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकंड वन, it is simply A gas giving 2B gas plus C solid. So I'll talk about P total. So initial, this one is 1 atm. This was 0 and 0. So total is 1 atm only. And at
t equals 10 minutes. अभी देखो हर बार ये t tends to infinity नहीं करूंगा इन एग्जाम. You have to write जो दिया हुआ है उतने से काम करो और उसने से आगे बढ़ो. If I say this is 1 minus x ATM, this will become 2x ATM है ना. बस इतना ही देखना है क्योंकि ये सॉलिड है. So that's why it is becoming 1 plus x ATM है ना. और इतने से ही काम करना है. Now we'll say 1 plus x की जगह they have given you 1 plus 4, 1.4, and that's why x is nothing but 0.4. And that's why if they want k का value, we'll write 2.303 upon t का value 10 है into log 1 by 1 minus 0.4. This much per minute. जिसका भी आंसर आया राइट है. I think all of you have given the same answer, I think. So this is 0.2303 into, this is log 1 by 0.6, that is log 5 by 3, that is log 5 minus log 3, so approximately that is 0.47 into 0.48 है ना. This much per minute. इसको solve कर लो. Is it okay? Yes. Okay, third one. Now I've given you some random coefficient. अगर कुछ भी दे दे तो now we can manage it. एक एग्जांपल मैंने जानबूझकर शो कर दिया कि if it is a solid, ignore that completely. If it is not a solid, तो coefficient according we can do this calculation. So A giving 2B gas plus 3C gas. So A giving 2B gas plus 3C gas, and then initial it is 1 ATM. This was 0, 0. P total is 1 only. At 10 minutes, we'll write if it is becoming 1 minus x, this will become 2x and this will become 3x. So total pressure is becoming 1 plus 4x. And that has been given as 1.4. If this is 1 plus 4x has been given as 1.4, that means x is 0.1. And that's why we'll write k will be 2.303 upon 10 into log 1 upon 1 minus 0.1. This much per minute, and that's why it is becoming 0.2303 into log 10 minus log 9 will become 1 minus 0.46, 0.96. That's why it is becoming 0.2303 into 0.04 minutes per minute. इसी को सॉल्व कर लोगे ना. I think 0.009212 जैसा कुछ आएगा ना. Is it okay? Yes. Anyone having any doubt? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं प्रेशर पे ही. मिलता जुलता क्वेश्चन है, जेई ने पूछा हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन. मैंने थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया है. अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट द क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस. सॉल्व करो जरा इसको. Chris, So- why zeroth order? सर क्योंकि हाफ लाइफ मतलब वो एक मिनट, फिर से वापस सोचो. हाँ मैंने दो स्टेटमेंट सिर्फ दिए थे, and that was for the reactant. एक बात तो पहली बात ऑब्जर्व करो, it is total pressure and which is increasing. I told you if the fractional change in the concentration of reactant is same in same time, then it is first order. If the change, that means concentration का change या pressure का change is same in same time for the reactant, then it is of zero. ये दो लाइन. So try to find out क्या हो रहा है यहाँ. Okay, Yusha is saying first order. Chris has told so far zero. No, दोनों के क्वेश्चन आते हैं. लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का आता है या सिर्फ जीरो का आता है.
इन दोनों के क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली डेटा से वो सेकंड ऑर्डर या किसी और ऑर्डर का नहीं पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन में। इफ दे हैव गिवन यू ना, तो नॉर्मली इट इज आइदर जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट, इसी दोनों के क्वेश्चन आते तो फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। हैं। मतलब जरूरी नहीं है ना, मैंने अभी नॉर्मल क्वेश्चन दिया है। मतलब there is no word in this question which is telling you that it should be a first order only and it can't be zeroth order. And I told you historically they have given the question from first order as well as zero. तीसरा नहीं देते नॉर्मली, कोई सेकंड ऑर्डर या हाफ ऑर्डर या ऐसा कुछ नहीं देते, बट जीरोथ एंड फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है डेटा के साथ, वी हैव टू ऑब्जर्व। युषा, ये किस चीज का आंसर है? हाफ लाइफ। ओके, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्यों आया? कुछ सर कैलकुलेट? क्योंकि ln2/i है ना, तो फिर ओके, उसके फ्रैक्शन में कारण आ आ रहा है। ओके, ठीक है। Okay, let's first talk about the order of reaction. Yusha is convinced that it is first order. What is your basis of claim? सर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब? वो वाला है ना, ln a/a0 इज इक्वल टू kt। हाँ, कैसे लगाया वो? कितना 80। लिखा? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टाइम t हुआ था, तो t इज इक्वल टू 0 पे 800 है, t इज इक्वल टू 100 पे 300 है, t इज इक्वल टू बाय 200। 300 कैसे पता चला 300 है? सर 8, अरे वो माइनस किया ना, पीबी पी टोटल माइनस पीबी एंड पीसी, ओके, तो फिर 300 आया, 950 आया, फिर उसको उसमें डाला, और फिर वो वाला ग्राफ मिल जाता है ना जिसमें के की वैल्यू इसमें इसके लिए कैलकुलेटर यूज किया थोड़ा, तो वो 0.00036 आता है। ओके। आई टोल्ड यू कि ये जेई का क्वेश्चन है, मतलब मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, बट दिस सेम फॉर्मेट, सेम रिएक्शन, सेम डेटा देकर जेई ने एक दो चीजें पूछी थी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या क्या पूछा था, बट इसी फ्रेम में कुछ चीजें पूछी हुई थी, ठीक है। आई थिंक एक दो क्वेश्चन थे। सो नाउ इनिशियल दिस वाज डेफिनेटली 800 टॉर्क, क्योंकि इनिशियली तो देयर वाज रिएक्टेंट ओनली, है ना, ठीक है। एंड दिस वाज 0 and 0, and that's why total pressure was also 800 torque. Now we'll do some calculation at t equals 100 minutes पे करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं 800 माइनस एक्स टॉर था, इफ आई डू इट माइनस एक्स, कुछ लोग माइनस 2x भी करेंगे, विल सी दैट ऑल्सो। मान लो मैंने अगर माइनस एक्स किया है, तो फिर इसका प्रेशर बताओ बी का। 3/2x। 3/2x है ना,
3x by 2 will happen क्योंकि 3 by 2 times is the तो coefficient of 2x ही रखो ना उसको. चलो ठीक है 2x रख देते हैं, दैट डिपेंड्स कि तुम किस में कंफर्टेबल हो, है ना. सो इफ आई राइट -2x तो फिर ये 3x बनेगा एंड दिस विल बी 2x, है ना. And then total if you calculate it will become 800 plus 3x and that is given as 1400. That means x is how much? 200. Is it okay? Which means this becomes 400 torque. कहाँ गड़बड़ किया यूसर? by 2 भूल गया. ओके नेक्स्ट मान लो 200 मिनट पे इसका कंजम्पशन इज 2y. So this will become 3y, this will become 2y and total will become 800 plus 3y and which is given as 1700. That means y ka value is becoming 300 and that's why this becomes 200 torque. I told you JEE का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का तो सवाल ही नहीं उठता है. नाउ यू कैन सी यहाँ जो मैंने ये सारा डेटा रखा है ना, यहाँ पे अगर मैं प्रेशर ऑफ ए लिख दूं तो आई एम राइटिंग हेयर 800, आई एम राइटिंग हेयर 400, आई एम राइटिंग हेयर 200. इज इट ओके? एंड दिस इज इक्वल टाइम इंटरवल ना, यहाँ भी 100 का इंटरवल है, यहाँ भी 100 का इंटरवल है. एंड इफ यू सी फ्रैक्शनल चेंज सेम दिख रहा है या चेंज सेम दिख रहा है इन सेम टाइम इंटरवल? आर वी गेटिंग सेम चेंज और सेम फ्रैक्शनल चेंज? फ्रैक्शनल चेंज. फ्रैक्शनल चेंज बिकॉज इट इज बिकमिंग हाफ. चेंज तो देखो यहाँ 400 का या 200 का चेंज है ना. सो इट इज बिकमिंग हाफ in every 100 minute and that gives you the answer of two questions. Order of reaction is 1 and half life of the reaction is 100 minutes. है ना. 87.5% का मतलब होता है remaining is 12.5%. तो C becomes C naught into 12.5 by 100 which is C naught by 8. सर डायरेक्टली हम लोग ये नहीं कर सकते टी हाफ वाला मेथड लगा के? हाँ लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट यू कैन ऑल्सो डू. और अदरवाइज देखो ना, सी नॉट से सी नॉट बाय 2 में एक हाफ लाइफ लगता है, सी नॉट बाय 4 में दूसरा हाफ लाइफ और सी नॉट बाय 8 में तीसरा हाफ लाइफ. एंड दैट्स व्हाई इफ दे आर आस्किंग यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल राइट 3 हाफ लाइफ्स, है ना. एंड दैट इज 3 into 100 minutes. That is 300 minutes. Is it okay? Anyone having any doubt? देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लो. एंड द लास्ट पार्ट इज पूछ रहा है किसी भी टाइम टी पे, वी डोंट नो हाउ मच इज दैट टाइम, बोल रहा है जब ए 700 टॉर है, वी आर नॉट सेइंग एट व्हाट टाइम, बट जब ये 700 टॉर है दैट मींस द कंजम्पशन इज ऑफ 100, है ना. अगर ये 100 कंज्यूम हुआ है तो ये कितना बनेगा बी? 100 into 3/2, है ना. Coefficient is 3/2 times, so production will also be 3/2 times of the consumption of A, and that's why it will become 150. This will become same, जितना consumption होगा उतना ही production because the coefficients are same, and that's why it will become 100 only, and this will become 700 plus 150 plus 100. This was asked, ये question तो था उसमें, and that is 950 torque. Is it okay? So इसका आंसर will become 950 torque. Any doubt? चलो ठीक है, बाकी टर्म्स नेक्स्ट डे करेंगे. दो मेन सेक्शन आएंगे, एक होगा विल बी हैविंग अ रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, बट उसके रिएक्शन सैंपल का एक टाइट्रेशन करवाएंगे. दो केसेस देखेंगे उसमें. एक H2O2 वाले केस में हम लोग रिएक्टेंट का टाइट्रेशन करवा देंगे विच इज H2O2. वॉल्यूमेट्रिक चल रहा है तो उधर भी आइडिया लग जाएगा दैट इफ इट इज रिएक्टिंग विद KMnO4 तो H2O2 का N फैक्टर विल बिकम 2. ठीक है, बिकॉज KMnO4 रिड्यूस होगा, H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, तो वहां से उसको डील करेंगे हम लोग.
दूसरा एक रिएक्शन होगा जो हम लोगों ने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोला था, वहां पर एसिड इज बीइंग फॉर्म्ड एंड एसिड वाज आल्सो प्रेजेंट एज अ कैटलिस्ट। तो टोटल एसिड का टाइट्रेशन हम लोग लाइक NaOH से करवा देंगे, दैट विल बी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो ये दो केसेस सेम टॉपिक में कवर करेंगे अंडर टाइट्रेशन वाला, दैट मींस वी विल से कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय टाइटर वैल्यूज। और उसके दो केसेस देखेंगे, एक H2O2 का डिकम्पोजिशन जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वो, और दूसरा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाला एग्जांपल। एक में रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा, दूसरे में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगा। और तीसरा केस देखेंगे जो हम लोगों ने इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज की बात की थी, उसके ऑप्टिकल रोटेशन में अगर हम लोग न्यूमेरिकली डील करना चाहें उसको तो कैसे करेंगे, दैट विल talk. And then we'll enter what are the factors which are going to affect the K, that is rate constant, not K dash. K dash में तो SQ plus भी आता था कभी कभी, that was also affecting the K dash. But if I'm talking about simply K, that is being affected by two factors. First is temperature, another is use of catalyst. ठीक है, तो वो पोर्शन करेंगे और उसके बाद फिर बाकी बची हुई कहानी थोड़ी सी थियोरेटिकल होगी। विल टॉक अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, विल टॉक अबाउट कॉलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो आई थिंक कल का लेक्चर प्लस वन मोर लेक्चर में ये जेई का रिक्वायर्ड सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड। एक लेक्चर लगेगा जो मैंने बोला ना, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीरीज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट विल बी द टॉपिक। ठीक है, तो आई थिंक कल के बाद आई थिंक 2 मोर लेक्चर्स विल बी रिक्वायर्ड, विल सी कब वो कर पाते हैं। तो आई विल आस्क यू द शेड्यूल अवेलेबिलिटी इन द नेक्स्ट वीक, और उसके हिसाब से वी कैन हैंडल, बट कल मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं ना। वो आपने जो मॉड्यूल के भेजा है वो कब तक टेंटेटिवली खत्म हो जाएगा? कर लेना, जैसे जैसे साथ में करता जा रहा हूँ मैं, नंबर भेजता जा रहा हूँ, सेम डे या नेक्स्ट डे करते जाओ। साथ में चलोगे तो फिर पता भी चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है ना। ओके सर। इट इज अल्टीमेटली कि यू शुड बी एबल टू अप्लाई व्हाट आई एम टीचिंग यू, है ना। मैंने पढ़ा दिया, तुमने हाँ हाँ कर दिया, उससे फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। तो दैट इज आवर रियल चेक कि इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट, है ना। तो साथ में ट्राई कर। यस सर। ओके, चलो फिर क्लोज करते हैं ना। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। ऐसे